नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। अगर आप पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस हमारे चैनल पर जो दिखाए जाते हैं वो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले आपको सबसे बड़ी और बहुत इनोवेटिव बात समझा देते हैं, वो है नीति आयोग के बारे में। आपने कभी कभी अपोजिशन को ये शब्द बोलते सुना होगा कि नीति आयोग को हटाओ और प्लानिंग कमीशन को दोबारा लाओ। तो नीति आयोग जो बॉडी है उसको हटाने के बारे में क्यों कहा जाता है और क्यों कहा जाता है कि दोबारा प्लानिंग कमीशन को लाओ? क्योंकि दोस्तों 2015 में नीति आयोग, जब बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई थी, तब फैसला लिया गया था कि प्लानिंग कमीशन, क्योंकि एक पुरानी बॉडी हो चुकी है, अब उसे हटाकर प्लान्स को और डेवलपमेंटल लेवल को इंडिया में और ज़्यादा रिजुविनेट किया जाए, इसलिए नीति आयोग बनाया जाएगा। जिसके तहत नीति आयोग बनाया भी गया। तो नीति आयोग जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हो गया कि ना तो भारतीय संविधान ने इस बॉडी को बनाया है, और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कि कोई पार्लियामेंट का एक्ट इसको बनाने में नहीं इस्तेमाल किया गया। इसे एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करके लाया गया था। नीति आयोग तो 2015 में बन गई। अब ये समझना होगा कि नीति आयोग है क्या एग्जैक्टली और इससे जुड़ा हुआ क्रिटिसिज्म क्या है, और नीति आयोग अगर बनी और प्लानिंग कमीशन स्क्रैप हुई तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इस समय पर। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं नीति आयोग का कंपोजिशन। तो जो दोस्तों नीति आयोग जो है उसमें सबसे पहले चेयरपर्सन होते हैं जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में होते हैं हमारे जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के चीफ मिनिस्टर्स और सारी के सारी यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। इसके साथ साथ में वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास में लेजिस्लेचर मौजूद है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और साथ में जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद रहते हैं गवर्निंग काउंसिल में, मतलब नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें। अब तीसरी बात कर लेते हैं रीजनल काउंसिल की। अब जो रीजनल काउंसिल है वो कभी कभी बैठती है। कभी कभी का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई इशू हो गया, उस पर बैठेगी। कोई मुद्दा है, स्पेशल मुद्दा है, कोई हाईलाइटेड कंटेंट है, तब रीजनल काउंसिल बनाई जाती है। रीजनल काउंसिल में भी सेम सिस्टम रहता है, इसमें एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, साथ ही साथ में सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, सारी के सारी यूनियन टेरिटरीज जो है उन सब के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे, चीफ कमिश्नर्स रहेंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों वो यूनियन टेरिटरीज जिनके लेजिस्लेचर हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे रीजनल काउंसिल की। इसके बाद में होता है स्पेशल इन्विटीज। स्पेशल इन्विटीज अपने आप में ही समझ में आता है, जिनको स्पेशल इन्विटेशन देकर बुलाया जाता है। इसमें प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं जो पॉलिटिकल भी होंगे, ऑफ कोर्स रिसर्चर्स भी होंगे, साथ ही साथ में दोस्तों इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं। वो एक्सपर्ट्स की टीम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देती हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से बुलाए जाते हैं इन सभी लोगों को। ये होगा स्पेशल इन्विटीज़। इसके अलावा इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन होने के अलावा इसमें दोस्तों कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। हमने आपसे ऑब्वियसली अभी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन के होने के साथ साथ ही इसमें वाइस चेयरपर्सन भी मौजूद होते हैं दोस्तों। तो वाइस चेयरपर्सन को नॉमिनेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो कि एज अ चीफ जो चेयरपर्सन है वो काम कर रहे हैं ऑफकोर्स उसमें। तो वो अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरपर्सन को जनरली, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होल्ड करते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे। जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक पर होते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर्स में दो होते हैं। दो पार्ट टाइम मेंबर्स जो होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अब दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो जनरली यूनिवर्सिटीज जो होंगी, बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनमें से लोगों को लाया जाता है और रोटेशनल बेसिस पर चेंज कर दिया जाता है। अभी यही बात खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। वो 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जनरली प्राइम मिनिस्टर ऑफकोर्स अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से नॉमिनेट करेंगे, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। कोई भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 4 होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे, या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही चुनकर आते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक होते हैं सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी नॉमिनेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है, और वो गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की रैंक होल्ड करते हैं। अब ये तो हो गई कंपोजिशन की बात। अब आता है कि भाई नीति आयोग बनी है तो इसको बनाने का मेन वजह गवर्नमेंट ने उस समय क्या दी थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनहांस करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द सेंस ऑफ स्टेट्स और सेंटर के बीच में
जो हमारा गठजोड़ है उसको मजबूत करना, जो देश की प्रगति में, हर स्टेट की प्रगति में सहायक हो सके, और साथ में जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स उसको भी बढ़ावा मिले। और एक इसका सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। अगर मजबूत स्टेट्स होंगी तो ही देश मजबूत होगा, और नीति आयोग इसी मोटो को लेकर चलती है। हर एक मुद्दे पर नीति आयोग की नज़र होती है। और साथ ही साथ में दोस्तों विलेज लेवल पर, मतलब विलेज लेवल का मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम बॉटम लेवल चला गया। विलेज लेवल पर रहकर ये उनकी परेशानियों को देखते हैं कि वहाँ क्या डेवलपमेंटल लेवल है, और अगर नहीं है तो किस एरिया में डेवलपमेंटल लेवल नहीं है जिसे हमें करके देना है। इसे ये हायर लेवल तक पहुँचाते हैं। मतलब विलेज लेवल पर जो परेशानियाँ होंगी उन्हें नीति आयोग देखेगी, उसमें डेवलपमेंटल एरियाज को देखेगी और फिर उसे आगे तक पहुंचाने का काम करेगी। अब साथ ही साथ में दोस्तों एक और चीज़ जान लेते हैं, वो नीति आयोग के बारे में ये है कि मान लीजिए हमारे सेक्शंस हैं, हमारी सोसाइटी है, इकोनॉमिकली ग्रो हो रही है। अभी भी आप देखिए इकोनॉमिकली भारत जो है वो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को है। लेकिन दोस्तों गरीबी क्या कम हुई है? गरीबी कम हुई है क्या? नहीं हुई है। तो ये वो देखते हैं कि अगर इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो रही है तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो ऐसी क्या वजह है कि वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, ये नीति आयोग देखेगी। ये जाकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स को बताएगी, और उसके साथ साथ में वो प्लानिंग भी बताएगी। साथ साथ में इनका काम ये होता है कि हमारे देश में और विदेश में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने बड़े बड़े रिसर्चिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हर फील्ड के, बहुत सारी फील्ड्स के, उन सबका कोलैबोरेशन इंश्योर करना, जो कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे। अब जब ये अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को दोस्तों शेयर करेंगे तो उससे देश की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान होगा। ये नीति आयोग का काम है। साथ ही साथ में दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नीति आयोग का सबसे बड़ा काम है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशंस करना। किस एरिया में, हर क्षेत्र पर नीति आयोग की नज़र होती है। किसी क्षेत्र में क्या परेशानी हो रही है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो वहाँ पर भी नीति आयोग देखेगी, हेल्थ केयर सेक्टर होगा वो भी नीति आयोग देखेगी, एग्रीकल्चर है तो वो भी देखेगी, वेदर है तो वो भी देखेगी। ऑलमोस्ट हर एक एरिया जो हमारे देश को डेवलप कर सकता है और करने में सहायक होगा और हमारे देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है, नीति आयोग की नज़र उस पर होती है। अब दोस्तों जब नीति आयोग इन सबको देख रही है तो वहाँ पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम करती है। साथ ही साथ में नीति आयोग को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो ये है कि हर क्षेत्र में अगर आपकी नज़र है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हो, तो साथ में ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हर सेक्टर इनोवेटिव हो, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो। इस पर भी नीति आयोग ध्यान देती है। अब दोस्तों ये तो हो गई कि चलिए नीति आयोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने का काम करती है, और जिन लोगों को परेशानी है, जिस लेवल पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सामने लाना, उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को बताना, गवर्नमेंट उसका सॉल्यूशन करके दे, ये इंश्योर करना। कौन कौन से सेक्टर कमज़ोर हैं इसको ध्यान रखना, उनकी क्या कमज़ोरी है और क्या उसमें सुधार होने चाहिए ये गवर्नमेंट को बताना, कितना सुधार हुआ है अब तक में ये ध्यान रखना, सब कुछ नीति आयोग करती है। लेकिन नीति आयोग एक बॉडी है देश के पूरे डेवलपमेंट, एक देश है और एक देश को डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। हर क्षेत्र में प्रगति चाहिए, और क्षेत्र कोई एक तो है नहीं, भारत है या दुनिया है, दुनिया का कोई भी देश हो, क्षेत्र अनेक है और उन सभी पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब जब इतने क्षेत्रों पर ध्यान देना है तो एक नीति आयोग कैसे ये काम करेगी, तो इसके लिए नीति आयोग की अलग अलग विंग्स होती है। हम जनरली में मान लीजिए मैं अपनी टीम खड़ी करूं, अगर मुझे मेरी टीम खड़ी करनी है तो मुझे देखना होगा कि मुझे कहाँ पर रिसर्चर चाहिए, कहाँ पर मुझे एनालिस्ट चाहिए, कहाँ पर मुझे टेक्नोलॉजी को ध्यान रखने वाला चाहिए। तो इसके लिए हमारे क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं जहाँ हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अब नीति आयोग के भी ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि उनकी विंग्स के फॉर्म में ग्रुप्स हैं। तो उनकी 3 विंग है। सबसे पहली विंग जो होती है वो होती है रिसर्च विंग। अब रिसर्च विंग अपने आप में समझ में आता है जहाँ पर रिसर्च का काम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीति आयोग का काम डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के लिए उनको मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, साथ ही साथ में रिसर्च देखना ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति आयोग का मेन मोटो होता है। अब तो सबसे पहली विंग हो गई रिसर्च विंग, वो रिसर्च को देख लेगी। देन आती है कंसल्टेंसी विंग। अब ये जो कंसल्टेंसी विंग है दोस्तों, ये विंग क्या काम करती है, इसमें एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सारे स्पेशल इन्विटीज़ होंगे। वो सभी लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पर्टिकुलर क्षेत्र, अब मान लीजिए हेल्थ केयर का सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में देखना है तो उसमें कंसल्टेंसी विंग में कौन होंगे, जो हेल्थ केयर एनालिस्ट हैं और हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे।
हेल्थ में जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे। इन सब का कोलैबोरेशन इंश्योर करके ये देखा जाता है किसी क्षेत्र में प्रगति कैसे हो सकती है। ये कंसल्टेंसी विंग का काम हो गया। अब तीसरी आती है टीम इंडिया विंग। आप टीम इंडिया नाम से ही समझ लीजिए, जहाँ पर भारत को जोड़ने की बात हो तो यहाँ पर स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। वो सब मिलकर दो तरह के काम करते हैं। एक, अपनी अपनी एक्सपर्टीज, अपने अपने नॉलेज को साझा करना और ये बताना कि अगर उनकी स्टेट में कोई प्रगति हुई है, किसी मिनिस्ट्री ने कोई डेवलपमेंट किया है तो किस किस क्षेत्र में किया है, किस किस लेवल पर किया है, क्या इनोवेशन उन्होंने किया जिससे उन्हें लाभ मिला और कहाँ पर वो गड़बड़ कर रहे थे, ये सब कुछ वो साझा करते हैं ताकि एक दूसरे को मदद मिल सके। ये तो एक पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट ये है कि मान लीजिए इन मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स के बीच में कोई इशू है। अब स्टेट्स को कोई चीज़ चाहिए जो मिनिस्ट्रीज के पास में है और वो मिल नहीं रही है, उन्हें कोई वजह हो जाती कभी कभी, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं और होते रहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा इशू है तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर उस इशू को रिजॉल्व करने का काम करते हैं। अब दोस्तों चलिए, विंग्स की बात तो हो गई। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के कुछ अटैच्ड ऑफिसेज भी होते हैं जिनके थ्रू नीति आयोग जो है वो अपने कुछ वर्क्स को कंडक्ट करती है। सबसे पहला ऑफिस जो नीति आयोग का है उसका नाम है निलर्ड, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाम से समझ में आता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। अब प्लानिंग कमीशन के टाइम पर 1962 में जो बनी थी वो थी IAMR, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर एंड रिसर्च। वो भी रिसर्च का ही काम करती थी, लेकिन फिर जब नीति आयोग बना तो नाम बदलकर निलर्ड कर दिया गया। इसके बाद में एक और ऑफिस है, उसका नाम है डिमियो, मतलब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस। अब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस का काम मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना हर क्षेत्र का। अब इसको जब बनाया गया था डिमियो को नीति आयोग के बनने के टाइम पर, तो दो बॉडीज को मर्ज करके बनाया गया था। एक का नाम था PEO और दूसरे का नाम था IEO। PEO का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन और IEO का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस, डिमियो, जो मैंने आपको अभी बताया। अब दोस्तों यहाँ पर हो गई कि नीति आयोग की, चलिए भाई नीति आयोग है क्या, कंपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो हो गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके नीति आयोग बनाई गई थी। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्लानिंग कमीशन क्या है और इसके बाद में दोनों में अंतर क्या है। अगर नीति आयोग बाद में बनी, प्लानिंग कमीशन पहले थी, तो नीति आयोग में ऐसी क्या खास चीजें हैं जो प्लानिंग कमीशन में नहीं थी, और अगर आरोप लगते हैं कि प्लानिंग कमीशन दोबारा आनी चाहिए तो क्या क्या चीजें दोनों के बीच में डिफर करती हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 में बनाई गई थी प्लान्स को डेवलप करने के लिए। प्लानिंग कमीशन भी ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक प्लानिंग बोर्ड बनाई गई थी जिसने कहा था कि प्लानिंग कमीशन बनाओ जो ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। अब नेक्स्ट के दोनों के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है, नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। ये सिर्फ एडवाइस देने का काम कर सकती है गवर्नमेंट को, इसका कोई कंट्रोल मिनिस्ट्रीज पर नहीं होता। जबकि प्लानिंग कमीशन जब बनाई गई थी तो वो एक एडवाइजरी बॉडी नहीं थी। मतलब प्लानिंग कमीशन चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स कुछ क्षेत्र में दे सकती है अगर उन्हें लगता है यहाँ पर ज़रूरत है प्लानिंग की। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि भाई क्या अंतर है दोनों के बीच में। फिर एक आता है कि जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पर चलती है। मतलब नीचे वाले लोगों के लिए क्या क्या काम हो रहा है, वो कितने परेशान है, कहाँ कहाँ पर क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बॉटम लेवल पर देखेंगे और ये जाकर वो मिनिस्ट्रीज को बताएंगे कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट करवाइए, नहीं हो रहा है। जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसका काम था टॉप डाउन मॉडल पर, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या प्लान बनाए हैं उनको देखना और उनको सभी जगह इम्प्लीमेंट करवाना, ये इनका काम था। अब आती है तीसरी चीज़, जो नीति आयोग है उसके जैसे फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में फुल टाइम मेंबर्स होते हैं ज़्यादा। साथ ही साथ में दोस्तों एक बात ये है कि नीति आयोग के पास में फंड डिस्पर्स करने की या फंड्स या कैश देने की पावर नहीं होती। मान लीजिए नीति आयोग किसी काम को करवाना चाहती है, नीति आयोग चाहती है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, जाके मिनिस्ट्रीज़ को बोलेगी, मिनिस्ट्रीज़ करवा देंगी जो भी होगा। लेकिन नीति आयोग क्योंकि एक एडवाइजरी बॉडी है उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके किसी भी काम को करवाने के लिए, जबकि प्लानिंग कमीशन के पास में कुछ क्षेत्र में फंड्स को डिस्बर्स करने की ताकत थी। साथ ही साथ में ये कहा जाता है कि जो नीति आयोग है उसमें स्टेट्स का कोलैबोरेशन ज़्यादा है, क्योंकि नीति आयोग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्निंग काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती है जिसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है कि सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को प्रेजेंट रहने का, क्योंकि उसमें ऐसा कोई कंपोजिशन स्पेसिफिकली नहीं है।
स्पेसिफिक कोई कंपोजिशन नहीं है, जबकि इनका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, गवर्निंग काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है। देन कम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, जो जनरली में गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की रैंक होल्ड करते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन में जो जनरली प्रोसीजर फॉलो होती है अपॉइंट करने के लिए, उसी के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पेशल रोल प्लानिंग कमीशन के सेक्टर में सीईओ को बनाने में नहीं होता, जबकि नीति आयोग में होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे को डिफर करती हैं। लेकिन दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि नीति आयोग मतलब सबसे बेटर है और प्लानिंग कमीशन बेटर नहीं थी। कुछ क्षेत्र में अगर देखा जाए, हाँ नीति आयोग नई बॉडी है और नीति आयोग वाकई में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर ध्यान दे रही है, जो प्लानिंग कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन पुरानी हो गई थी, उसे रिजुविनेट करना ज़रूरी था, लेकिन नीति आयोग में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लानिंग कमीशन में थी और नीति आयोग के पास में नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल ये है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती, किसी में कुछ तो किसी में कुछ होता है। लेकिन नीति आयोग को क्रिटिसाइज शुरू से ही, जब से वो बनी है तब से किया जाता है। सीपीआईएम लीडर्स तो ये कहते हैं कि नीति आयोग का नाम रख देना चाहिए अनीति और दुर्नीति, और साथ ही में सब ये कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके जो नीति आयोग को बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि नॉन बीजेपी शासित हैं उन सब पर कंट्रोल किया जा सके। अभी एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की मीटिंग में, जिसमें ज़्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे थे और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने कहा नीति आयोग की मीटिंग में जब बोलने के लिए मेरे को मौका मिला तो उसमें सिर्फ 5 मिनट दिए गए और 5 मिनट में जो बेल है उसे रिंग कर दिया गया। जबकि चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी और एनडीए गठबंधन में है, टीडीपी के नेता हैं और एनडीए गठबंधन में हैं, उन्हें 20 मिनट मिले बोलने के लिए। बाकी जो आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें बोलने के लिए जितना समय मिला 15 से 20 मिनट का, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले बोलने के लिए। अब इस पर नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका बयान ये आया कि भाई वो समय और ले सकती थी, उन्हें 5 मिनट मिले बोलने के लिए, अगर वो चाहती तो हम समय एक्सटेंड कर देते। जैसे ही समय पूरा होता है वहाँ पर घड़ी लगी होती है, जैसे ही समय पूरा होता है वो रिंग अपने आप कर देती है। अब रिंग हो गया था, उनका टाइम खत्म हो गया था, उन्होंने और टाइम मांगा नहीं, तो इसके बाद में उन्हें टाइम मिला नहीं, ये कहा गया। तो अब इसमें दोनों ही बातें आती हैं। एक तरफ ये आता है कि जो अपोजिशन है वो हमेशा नीति आयोग को क्रिटिसाइज करती ही रहेगी, क्योंकि ऑफकोर्स जो पहले वाली बॉडी थी उसको हटाकर बनाया गया है, तो अपोजिशन क्यों उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बोलने लग गई, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और समय मांग सकती थी, तो हाँ ये था कि एक बार कोशिश करके देखती, अगर उन्हें समय और नहीं मिलता तब ये आरोप ठीक होते कि हाँ मुझे समय नहीं दिया गया, मैंने और समय भी मांगा था बोलने के लिए। अब आपने समय मांगा ही नहीं था, नीति आयोग ने समय दिया नहीं, तो इसमें एकदम से आरोप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर जो पूरे देश में डेवलपमेंट का काम कर रही है लगाना बहुत हद तक तो ठीक नहीं होगा। बाकी तो दोस्तों आप सभी अपने हिसाब से बताइए कि सही है या नहीं है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।